नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईजी वाई पूर्ण कुमार की खुदकुशी मामले में अब कई अंदर की बातें सामने आ रही हैं। खुदकुशी से पहले 8 पन्नों के सुसाइड नोट में आईजी ने 30 से 35 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर जातिवादी होने, प्रताड़ित करने, पोस्टिंग में भेदभाव और जानबूझकर उन्हें परेशान करने के आरोप लगाए हैं। सीनियर ऑफिसर की आईएएस पत्नी जापान से चंडीगढ़ लौट आई हैं, पर अमेरिका से उनकी बेटी के लौटने के बाद ही आईजी के शव का पोस्टमार्टम होगा। हालांकि आईजी का नाम रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में सामने भी आ रहा है, पर सवाल यह भी है कि यह खुदकुशी भ्रष्टाचार या फिर भ्रष्ट तंत्र के कारण है। आखिर हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईजी वाई पूर्ण कुमार की खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कि आखिर जो आईपीएस अधिकारी हैं पूर्ण कुमार हैं, उनके सुसाइड का जिम्मेदार कौन है? भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्टाचार है, या फिर उन पर लगे आरोप, या फिर जो सिस्टम में खींचतान चल रही थी उन पर लेकर वो है? तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। वैसे तो कहते हैं कि मरे हुए किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिससे हम खुद को लज्जित महसूस करें, पर यह मामला सार्वजनिक जीवन से जुड़े एक बड़े पुलिस अधिकारी का है। प्रदेश में आईजी स्तर के वरिष्ठ आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में अब अंदर की बातें सामने आने लगी हैं। इस घटना को रिश्वतखोरी के एक दर्ज मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। रोहतक में दिवंगत आईजी के एक सहयोगी हेड कांस्टेबल सुशील कुमार के खिलाफ मंथली मांगने के आरोप में दर्ज एफआईआर में पूछताछ पर आईजी वाई पूर्ण कुमार का नाम भी सामने आया है। खैर, अपनी कनपट्टी पर गोली मारने से पहले पुलिस के इस सीनियर अधिकारी ने 6 अक्टूबर को साइन 1 पेज की अपनी वसीयत में अपनी प्रॉपर्टी अपनी आईएएस पत्नी पी अमनीत कुमार के नाम लिखी है और 7 अक्टूबर की तारीख में खुदकुशी के नोट में 30 से 35 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम लिखे हैं। इन पर जातिवाद, पोस्टिंग में भेदभाव, उत्पीड़न करने और जानबूझकर उन्हें परेशान करने के आरोप लगाए हैं। मैडम, वो इस स्तर पे पता नहीं चल पाएगा इस टाइम पे। ये सारा कुछ पोस्टमार्टम और सीएफएसएल की टीम के मुआयने के बाद ही, जैसे मैंने बताया कि सबकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, स्टेटमेंट्स लिखी जा रही हैं, जो भी आगे आएगा हम आपको बताएंगे। गौरतलब है कि सुसाइड नोट में किन अफसरों के नाम शामिल हैं, चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। इसी बीच सीएम नायब सैनी के साथ डेलीगेशन में जापान गई ऑफिसर की आईएएस पत्नी चंडीगढ़ लौट आई हैं। ये खुदकुशी भ्रष्टाचार का नतीजा है या भ्रष्ट तंत्र का, इस पर भी गौर फरमाना जरूरी है। रोहतक के जिस शराब कारोबारी से ऑफिसर के नाम पर 2.5 लाख रुपए की मंथली मांगी जा रही थी, वो भी सामने आ गया है। हम रोहतक के अंदर छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं और कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है जुलाई के महीने में, जून महीने में, और वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है, जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पे बुलाकर, और सुशील से मिलने की बात कही गई भी इनसे मिल लेना और अपना मंथली सुशील को बात कर लेना। सुशील हमारे पास मेरे ऑफिस में आया और दबाव बनाने लगा मेरे ऊपर और पैसे देने के लिए, और मैंने उसका एक साक्षात्कार भी अपनी दरख्वास्त के अंदर वो दे दिया है और धमकाया गया और हमारे को मजबूरन परेशान किया गया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया, और हमारे को पहले ही कारोबार में धमकियां मिल रही हैं। इस वजह से हम पूरी तरह से परेशान होने के बाद अपनी दरख्वास्त दी थाने में जाकर, और दरख्वास्त देने के बाद अपना इसके ऊपर
एफआईआर दर्ज करवाई। गौरतलब है कि अब 8 अक्टूबर को वाई पूरण कुमार का पोस्टमार्टम इसलिए नहीं होगा कि अमेरिका में पढ़ रही उनकी बेटी संभवतः देर से चंडीगढ़ पहुंचेगी। पोस्टमार्टम डॉक्टर्स का एक बोर्ड 9 अक्टूबर को कर सकता है। और हाँ, हरियाणा में किसी आईपीएस का खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 14 अगस्त 2019 को फरीदाबाद के डीसीपी विक्रम कपूर ने भी खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। उनकी मौत पर फरीदाबाद के एसएचओ समेत 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज हुआ था। ओम शांति। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो आखिर सुसाइड का जिम्मेदार कौन है? 8 पन्नों का जो सुसाइड नोट मिला है वो क्या कहता है? और जो आरोप दिवंगत आईपीएस ने लगाए हैं, उन आरोपों के आधार पर अब आगे जांच की जा रही है। सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी तो जरूर है, क्योंकि कई बड़े आईएएस अधिकारियों का भी इसमें नाम का जिक्र आ रहा है। आखिर वजह क्या रही है? जब पत्नी उनकी खुद आईएएस अधिकारी हैं, जापान में थी मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर, उस दरमियान ये घटनाक्रम हुआ है। कई सवाल अब खड़े होते हैं सिस्टम पे, और खड़े होने लाजमी भी हैं। आज शुरुआत में देवेंद्र आपसे ही कर रहा हूं। एक आईपीएस अधिकारी, प्रशासनिक पद, एक बड़ा ओहदा, बड़ी जिम्मेदारी, तमाम तौर पर जाहिर सी बात है जो जिम्मेदारियां होती हैं वो भी होती हैं, लेकिन उसके बाद जब इस तरीके के भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्टाचार और सिस्टम की खामियां निकल कर सामने आती हैं तो एक अधिकारी भेंट चढ़ जाता है। पूरे सिस्टम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और जो ये घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में भी बताएं कि आखिर अब इस घटना के बाद जिम्मेदार कौन? सौरभ, देखिए, आदमी मामूली आदमी हो या एडीजीपी लेवल का, इनका रैंक आईजी का था। इतना बड़ा पुलिस अधिकारी जिनकी बीवी सीनियर आईएएस ऑफिसर हो, रुतबा हो, एक बेटी अमेरिका में, दूसरी चंडीगढ़ में पढ़ रही थी। 2001-2 के बैच के ऑफिसर थे वाई पूरण कुमार। देखिए, अपनी जान कोई तब देता है, मेरे को लगता है, जब बहुत टूट जाता है आदमी। अपनी जान देना आसान नहीं है, चाहे मामूली आदमी हो, चाहे ये अधिकारी हो। देखिए, वैसे मरने के बाद हम पत्रकार हैं, हमारे को भी ये सिखाया गया है कि मरने के बाद किसी भी मृत व्यक्ति के बारे में अशोभनीय टिप्पणी या उसकी बुराई, निंदा नहीं होनी चाहिए। खुद को बुरा लगता है, लेकिन चूंकि एक सार्वजनिक जीवन से जुड़े, पब्लिक लाइफ से जुड़े एक बड़े पुलिस अधिकारी थे, इनकी खुदकुशी की घटना के बाद जो चीजें सामने आई हैं उस पर थोड़ा सा ताज्जुब भी होता है। हालांकि ये जो अधिकारी हैं, कई विवादों से इनका नाता रहा है, अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कई बार हमने देखा। एक बार जब ये अंबाला में थे तो एक बार शाहजहांपुर, वहां पे जगह है, वहां मंदिर बना हुआ है, वहां मंदिर में माथा टेकने चले गए और डीजीपी ने इस पर ऐतराज किया था कि थाने में मंदिर कैसे बनाओगे। तो इनकी अपनी आस्था थी मंदिर की। तो उसके बाद इनके साथ कुछ मनोज यादव जो डीजीपी थे, अब शत्रुजीत कपूर है, इससे पहले मनोज यादव जो सेंट्रल सर्विस से हरियाणा में आए थे, हालांकि हरियाणा के ऑफिसर हैं मनोज यादव, वो डीजीपी के तौर पर आए थे। अनिल विज जो गृह मंत्री थे, उनके साथ विवाद हुआ था, वो वापस चले गए, लेकिन उन्हीं डीजीपी के साथ इनका एक विवाद हुआ था। इन्होंने अंबाला के एसपी को डीजीपी के खिलाफ शिकायत की थी कि मेरी प्रताड़ना हो रही है, मेरे को परेशान किया जा रहा है इनके खिलाफ, मतलब एसपी को डीजीपी के खिलाफ शिकायत दी थी। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी एक बार शिकायत दी थी। एक बार ये बताया जाता है कि चूंकि इनका रैंक बड़ा था, आईपीएस सीनियर, 2001-2022-23 साल से आईपीएस है, इनको जो गाड़ी दी गई थी ये रूठ गए, नहीं मुझको इनोवा चाहिए, नई गाड़ी किसी और ऑफिसर को मिली होगी, इन्होंने अपनी गाड़ी भी वापस कर दी थी। इस तरह के कुछ वाकये हुए हैं जिससे जैसे ऐसे लगता है जैसे एक अशोक खेमका थे, हरियाणा के बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, वो भी चर्चा में रहते थे कि ना किन्हीं कारणों से, हालांकि ईमानदार अधिकारी थे, वो अभी रिटायर हुए हैं। तो अशोक खेमका के भी कई बार बताते हैं कि उनका 20-22 साल की नौकरी में 60 से ज्यादा बार उनका तबादला हुआ। ये भी कुछ उसी तरह के थे, कोई ना कोई कारण से रहते थे। अब इन्होंने 30 से 35 अफसरों के आईपीएस आईएएस के नाम लिखे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सारा कसूर इन्हीं का रहा होगा। हो सकता है इनके आरोपों में कुछ सच्चाई भी हो, क्योंकि ये एससी वर्ग से आते थे। इनका ये कहना था कि मैं उस वर्ग से आता हूं कि मेरी प्रताड़ना होती है, मेरा उत्पीड़न होता है, मुझे अच्छी पोस्टिंग नहीं दी जाती। मरने से पहले आपको बता दूं, इनको सुनारिया पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में भेजा गया था। अभी तक आईजी रोहतक के थे, जो ये मामला सामने आया कि मंथली मांगने का, कुछ टाइम पहले तक रोहतक के आईजी थे, लेकिन
खुदकुशी से थोड़ा दिन पहले इनको वहां सुनारिया जेल में, जहां राम रहीम भी डेरा सच्चा सौदा वाले बंद है, वहां पे एक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, वहां इनको भेजा गया था हेड बनाकर। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, 7 अक्टूबर तक छुट्टी पे चल रहे थे और 7 अक्टूबर को इन्होंने खुदकुशी कर ली। अब जो आप कह रहे थे सिस्टम की खामी मेरे को लगता है हो सकता है इनके आरोपों में कहीं ना कहीं दम तो होगा कि सारा कसूर इनका भी नहीं है। और सौरभ, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, बहुत लोगों को नहीं पता, आज मीडिया रिपोर्ट्स में कि केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह हुआ करते थे, पंजाब से थे वो, और उसके बाद उनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया और फिर एससी नेशनल की जो आयोग था उसके नेशनल चेयरमैन थे, बहुत बड़े ओहदे पे केंद्रीय गृह मंत्री। बूटा सिंह की ये बेटी है, इनकी पत्नी पी अमनीत कौर, उस परिवार से आती है। और देखिए सीनियर आईएएस जिनको मुख्यमंत्री डेलीगेशन में साथ ले गए और पति के साथ पीछे ये हादसा हो गया। मेरे को लगता है जांच होगी तो कोई ना कोई चीजें सामने आएंगी। पूरी तरह हम ये नहीं मान सकते कि कसूरवार ये थे। और जब आदमी अपनी कोई जान देता है तो लगता है बहुत कुछ सोच समझ कर एक कदम उठाता है। और शायद जो प्रताड़ना की बात, उत्पीड़न की बात, अच्छी पोस्टिंग ना मिली, जानबूझकर परेशान करना, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी लेवल अधिकारियों से विवाद में होना, कई कारण है। जांच के बाद असली बात सामने आएगी। अभी उनका पोस्टमार्टम आज होना था, नहीं हो रहा क्योंकि अमेरिका से एक बेटी ने आना है, एक तो चंडीगढ़ में पढ़ती है, तो बताया ही जा रहा है कि इनका पोस्टमार्टम कल डॉक्टर का एक बोर्ड करेगा। ठीक है महेश, मौजूदा स्थिति और इस पूरे घटनाक्रम को अगर बारीकी से समझने की कोशिश करें तो वो क्या नजर आता है? हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर अक्सर बात करती है, लेकिन अब भ्रष्टाचार का ही मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी भेंट चढ़ जाता है, अब पूरा सिस्टम खामोश रहता है। जवाबदेही किसकी, कौन तय करेगा? देखिए सौरभ, थोड़ा विस्तार से मैं और एक तकनीकी तौर पर इस पूरे मामले को डिस्कस करना चाहूँगा। उससे पहले सबसे पहले मैं ये बात कहने की कोशिश करूँगा कि हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो जिस आईपीएस पुलिस अधिकारी की मौत हुई है वो बेईमान थे, भ्रष्ट थे या फिर पूरी तरह ईमानदार थे। उनकी ईमानदारी या बेईमानी को लेकर कुछ भी अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन तय करेगी कि किस तरह के भ्रष्टाचार में वो शामिल थे या नहीं थे। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर एक बात मैं कह सकता हूं कि इस तरह के अधिकारी जो अपने सीनियर्स के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है। और हमेशा से हमने देखा कि राजनीतिक लोग अगर किसी को किसी तरह की कोई अगर सजा देनी हो किसी आईपीएस अधिकारी को, तो फिर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का जो चार्ज है उन्हें दे दिया जाता है और पुलिस अधिकारी को यह समझ में आ जाता है कि अब ये सजा तुम्हें काटनी पड़ेगी। और इस तरह की सजा का प्रावधान पॉलिटिकल लोगों की तरफ से हमेशा से रखा गया है। ऐसे पुलिस अधिकारियों को फिर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में लगाया जाता है। और पहले भी अतीत में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, जब सरकार से पुलिस के सीनियर आईपीएस अधिकारियों से, आईएएस अधिकारियों से जब सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद ये जो सजा है खत्म कर दी जाती है। तो ये मानकर चलिए कि इस तरह की परिस्थितियां कोई पहली बार सामने आई हो ऐसा नहीं है। सेटलमेंट अगर आपका ठीक रहता है, अगर आप अपने आईपीएस जो लॉबी है उसके साथ अगर कदम ताल मिलाकर चलते हैं और तो इस तरह की परिस्थितियों से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप आइसोलेट हो जाते हैं, अपने सीनियर अधिकारी की किसी भी तरह की शिकायत करते हैं, किसी तरह की आपत्ति अगर उनके फैसलों पर करते हैं, तो फिर इस तरह की परिस्थितियां अधिकारियों को झेलनी पड़ती हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि सबसे ताकतवर कौन है पूरे सिस्टम में। सबसे ताकतवर अगर पुलिस महकमे की बात की जाए तो एक आईपीएस अधिकारी, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, तो यहाँ आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो अधिकारी हैं सबसे ताकतवर माने जाते हैं। सबसे ताकतवर ओहदे एक ही घर में, यानी आईएएस भी और आईपीएस भी होने के बावजूद एक अधिकारी इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि किसी पुलिस अधिकारी ने, किसी पुलिस कर्मचारी ने भ्रष्टाचार के किसी मामले में उनका नाम ले दिया और नाम लेने भर से वो अपनी जान दे दे। इस तरह के मामले जो हैं पुलिस अधिकारियों पर पहले भी सामने आते रहे। ऐसा नहीं है कि किसी एक अधिकारी पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। हमने बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारी देखे जो अलग अलग घटनाक्रम में जिनके नाम भ्रष्टाचार में लिप्त किए गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बताकर इन्वेस्टिगेशन जब तक खत्म हुई उनके नाम बाहर निकाल दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक एफआईआर में अगर किसी आईपीएस अधिकारी का नाम डाल दिया गया तो वो अपनी जान ही दे दे। और पुलिस के लोग, खासकर आईपीएस अधिकारी, इस बात को बखूबी जानते हैं कि कोर्ट की तरफ से भी अगर कोई आदेश होता है तो एक आईपीएस अधिकारी ने मुझे खुद किसी वक्त में एक बात कही थी कि कोर्ट चाहे कुछ भी कर ले, फैसला
इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस को ही करनी है, तो तहकीकात हम ही करनी है, तो हम अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये ऐसा मामला नहीं था कि जिसका कोई वीडियो सामने आया हो जिसमें खुद पुलिस अधिकारी पैसे लेते हुए पकड़े गए हों। तो इस तरह की परिस्थिति अगर कोई पुलिस कर्मचारी अगर उनके आदेश पर भी कोई कर रहा था तो ऐसे किसी मामले से बच निकलना किसी आईपीएस अधिकारी के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। लेकिन यहाँ जान देने की बात सामने आई है, तो हो सकता है कि अपने सिस्टम में वो अनफिट रहे हों, या फिर ये भी संभव है कि किसी साजिश का शिकार उन्हें बनाया गया हो। वीरेंद्र जी, मौजूदा स्थिति अगर देखें इस पूरे घटनाक्रम की, तो सुसाइड नोट जो मिला है उसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे ज्यादा निशाना उन्होंने पूर्व डीजीपी हरियाणा को बनाया। नोट में उन्होंने जातिवाद का जिक्र किया, पोस्टिंग में भेदभाव का जिक्र किया, एसीआर में गड़बड़ी का जिक्र किया, सरकारी आवास न मिलने का जिक्र किया और प्रशासनिक शिकायतों में सबसे ज्यादा अनदेखी का जिक्र किया। तमाम गंभीर आरोप एक दिवंगत आईपीएस लगाते हैं, वरिष्ठ अधिकारी लगाते हैं। तो आखिर क्या कुछ लगता है इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए कि आखिर बड़ा घोटाला और बड़ा घपला कहां था, बड़ा जो लूप होल जिसे कहें वो कहां थी, और जो 8 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारियों के दबाव का जिक्र भी उन्होंने किया है नोट में, पूरा सिस्टम आखिर कहता क्या है? देखिए, ये जो घटना हुई है बड़ी दुखद है। हरियाणा पुलिस के ऊपर एक दाग लगा है। अब देखिए, 2 बेटियों को अपने पिता के प्यार से वंचित होना पड़ा, और ये जो घटना हुई है ये पुलिस की कार्य प्रणाली पर तो प्रश्न चिन्ह लगाती है। देखिए, हमारी व्यवस्था में कुछ खामियां हैं, उस खामियों को दूर करने के लिए एक प्राधिकरण है, व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था से आप न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन जब आप पूरा तंत्र ही आपके खिलाफ हो जाए तो ये लगता है कि निराशा की स्थिति में उठाया गया कदम है। हालांकि वो इस व्यवस्था से लड़ सकते थे, लड़ते भी रहे हैं, लेकिन उन्हें ये आभास हो गया था कि उन्हें अब ऐसा न्याय नहीं मिलने वाला, या उनके खिलाफ ही कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा सकता है। तो इसलिए वो समर्पण की मुद्रा में आ गए। और ये देखिए, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अगर मान लीजिए 2.5 लाख रुपए लेने के आरोप लग रहे हैं, तो ये तो एसएचओ लेवल के आरोप लगते रहे हैं। चर्चा में है कि एसएचओ का जो स्तर होता है, जो चर्चा में बात आती है। देखिए, पुलिस में ऐसी व्यवस्था तो चलती है जी, लेकिन उसके बावजूद बड़े अधिकारी पर, एक आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगाए जाए या उनको निशाना बनाया जाए तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। ये सब बातें तो जांच का विषय है, जांच में ही आएगी क्या स्थिति थी, क्या आरोप थे, क्या उनको कोई व्यक्तिगत रंजिश का निशाना बनाया गया या आरोपों में वास्तविकता थी। अभी तो कहना जल्दबाजी है। क्या हरियाणा पुलिस इन तथ्यों की जांच कर पाएगी? क्या न्याय दिला पाएगी? अब ये घटनाक्रम तो चंडीगढ़ में हुआ है। ऐसे में अगर जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया, अगर वो सीबीआई की सिफारिश करते हैं तो सीबीआई जांच भी हो सकती है। हालांकि इस बात की संभावना है कि परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं, क्योंकि तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो इस तरह की अगर हरियाणा पुलिस पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, हरियाणा पुलिस में अगर खामियां हैं, व्यवस्था में खामियां हैं, पदोन्नति का मामला हो, पोस्टिंग का मामला हो, अन्य सुविधाएं देने का मामला हो, जातिवाद का मामला हो, ये एक तरह की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। और पुलिस को अपनी ऐसी छवि बनाने में काफी समय लगेगा। हो सकता है कि पुलिस का अपना पक्ष हो, लेकिन ये सब बातें तो वाद विवाद का है। देखिए, जब अनिल विज गृह मंत्री थे तो उन्होंने पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए काफी व्यापक कदम उठाए थे, और पुलिस विभाग में उनके नाम का खौफ भी था। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो खौफ खत्म हो गया। अब मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, मुख्यमंत्री के पास कई विभाग है, उनके पास कई विभागों का बोझ है। तो पुलिस विभाग में अनुशासन बना रहना चाहिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन फोर्स है। अगर उस पर ये आरोप लगते रहेंगे, अगर पुलिस जो है अपने विभाग के अधिकारी को ही न्याय नहीं दिला पाएगी, अगर किसी भी तरह के आरोप हैं, अगर उन्होंने पहले भी जो उच्च अधिकारियों को शिकायत की थी, अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत की थी, क्या उनको वहां पर न्याय मिला? क्या व्यवस्थागत खामियां थी? क्या उनके आरोपों में कितनी सत्यता थी? ये सब तो जांच का विषय है। लेकिन इस घटनाक्रम से परिवार को तो ठेस पहुंची है, लेकिन हमारी पुलिस व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। पुलिस व्यवस्था में क्या खामियां, इनको कैसे दूर किया जाए? क्या ये जांच जो है फाइलों में दब कर रह जाएगी? क्या इस जांच के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेंगे, पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे? पुलिस शिकायत प्राधिकरण अपनी एक अलग व्यवस्था है। तो ऐसे में अगर ये घटना हुई है, इस घटना से क्या कोई राजनीतिक संबंध भी है, तो कई तरह के मामले उठेंगे। अभी तक तो देखिए, ये मीडिया में कई तरह की चर्चाएं उठेंगी, कई तरह की बातें आएंगी, लेकिन इसकी प्रामाणिकता और सत्यता वो सामने आना जरूरी है। वो कैसे संभव हो पाएगी, ये जांच का विषय है।
विनीत जी, बेहद अहम बात जो महेश ने भी कही, देवेंद्र ने भी कही। महेश ने बहुत इंपॉर्टेंट बात को कोट किया, वो ये कि जब जो आईपीएस अधिकारी हैं उनकी पत्नी मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पर जाती हैं, उसके बाद इतना बड़ा कदम उठाना आखिर क्या मजबूरी हो सकती है? मुख्यमंत्री के साथ हैं तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ इंटर डिपार्टमेंट इंक्वायरी होती, कुछ जांच होती तो जाहिर सी बात है साफ हो जाता, सीएम से कह सकते थे, इस समस्या का समाधान भी निकल सकता था। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही जो एक कदम उठाया? देखिए, ये सब मानसिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। और जांच के लिए तो पहले भी उन्होंने जगह जगह शिकायत की है, क्या उनको न्याय मिला? यही तरह तो उनकी शिकायत कोर्ट में भी उनकी खारिज की गई। और क्या आयोग में उनको जो शिकायत की थी, क्या उनको न्याय मिला? क्या उनकी जो शिकायतें थी उनमें वास्तविक सार था? तो ये कई तरह के प्रश्न हैं और ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित हैं। और इसके अलावा ये भी अब देखना पड़ेगा कि देखिए, वो आईएएस अधिकारी, उनका अपना कार्य क्षेत्र है और आईपीएस अधिकारी का अपना कार्य क्षेत्र है। देखिए, अब उनको देखिए, तबादला तो प्रशासनिक प्रक्रिया है, तबादले होते रहते हैं, लेकिन हम लोग अनुमान लगाते हैं कि अगर मलाईदार पद से हटाकर कहीं खुडे लाइन लगा दिया जाता है तो एक सजा के रूप में माना जाता है। तो इसलिए एक धारणा बनी हुई है, ये मलाईदार पद है और ये खुडे लाइन पद है। ये एक लोगों को देखिए, ये ऐसी मान्यता क्यों बनी, ऐसी छवि क्यों बनी कि कहीं ना कहीं तो खामी है। देखिए, पद तो सब एक जैसे होते हैं, समान अधिकार होते हैं, लेकिन आम धारणा ये बनी जाती है कि जो पब्लिक डीलिंग के पद हैं वो मलाईदार माने जाते हैं और जो जहां पब्लिक डीलिंग नहीं होती, जहां सिर्फ प्रशासनिक काम होते हैं, उसको खुडे लाइन माना जाता है। एक तरह की प्रचलित धारणा, ऐसी छवि क्यों बनी हुई है? पुलिस में तो देखिए, प्रशासनिक काम में सबको अपनी ड्यूटी करनी है, लेकिन ऐसी धारणा बनने के पीछे कोई ना कोई कारण है। इनकी तह तक जाना चाहिए कि ऐसी जो है छवि क्यों बनी हुई है। और पुलिस व्यवस्था में सुधार की काफी गुंजाइश है, लेकिन इस सुधार को लिए कैसे व्यापक पद उठाए जा सकते हैं, कैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। देखिए, पुलिस तंत्र जो है उसमें खामियां तो हैं। जो डीजीपी है इस समय काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस में अनुशासन लाने के लिए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए शत्रुजीत कपूर ने एक व्यापक कदम उठाए हैं और उनके एक दबंग अधिकारी के रूप में छवि मानी जाती है। लेकिन पूरी व्यवस्था से लड़ना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसके लिए राजनीतिज्ञों को भी सहयोग देना पड़ेगा। राजनेता भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि जब वो अनुचित कामों के लिए पुलिस पर दबाव डालते हैं तो ऐसे में एक दूसरे लोग होते हैं, उनमें मन में एक धारणा बनती है कि पुलिस जो है पक्षपात करती है और आम आदमी को इससे न्याय नहीं मिल पाता। देवेंद्र और महेश, समय थोड़ा कम है, शॉर्ट में ही कंक्लूड करें आप दोनों। देवेंद्र, अब जवाबदेही किसकी होगी? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की गृह विभाग उनके पास है, या प्रशासकों की, या फिर सरकार की? जाहिर सी बात है सरकार की जवाबदेही तो होगी, पूरे सिस्टम को क्लियर करना है, चीजें स्पष्ट तौर पर लेकर आनी है। संक्षेप में बताएं, फिर महेश के पास जाऊं। सौरभ, मैं सिर्फ 4 घटनाओं का जिक्र करूंगा। एक घटना तो ये है, वाई पूर्ण चंद्र आईजी लेवल के अधिकारी ने खुदकुशी कर ली। 3 साल पहले मनोहर लाल जी की सरकार थी, आईजी भारती अरोड़ा होती थी, ये डायरेक्ट आईपीएस थे। भारती अरोड़ा वो आईजी की नौकरी छोड़ के वृंदावन में संतनी बन गई, साध्वी बन गई। एक घटना और पानीपत में हुई थी, गृह मंत्री अनिल विज थे, संगीता कालिया एसपी थी, वो भी डायरेक्ट आईपीएस थी। गृह मंत्री से आईपीएस की कोई बातचीत हो गई तो अनिल विज ने उनको हड़काया कि तुम बाहर जाओ। आईपीएस बाहर नहीं गई, अनिल विज खुद बाहर जाने लगे, तो उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। और चौथी घटना 2019 में हुई थी, मनोहर लाल जी की सरकार थी, फरीदाबाद के एक आईपीएस ने, विक्रम कपूर थे, वो सब इंस्पेक्टर से तरक्की करते करते आईपीएस बने और डीसीपी डिप्टी कमिश्नर और पुलिस फरीदाबाद थे, उन्होंने भी सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी की थी। 4 केस है, आईजी लेवल के 2 अधिकारी, एक ने खुदकुशी की, एक संतनी बन गई, एक को आईजी होम मिनिस्ट्री से उनका झगड़ा विवाद हुआ, उनको सस्पेंड किया गया। और एक आप ये देखिए, 4 केस ऐसे हैं पुलिस विभाग में। मेरे को लगता है शायद कुछ इनकी भी काउंसलिंग जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। पुलिस को खौफ वाली पोस्ट माना जाता है। एक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल से लोग थराते हैं। आईजी लेवल के आदमी देखिए, आप पावर देखिए, उसका रुतबा देखिए, और वो अपने आप को असहाय महसूस करे, तो इससे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है हरियाणा पुलिस की। महेश, अब सिस्टम की खामी या फिर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं लगातार देवेंद्र, वो बड़े एग्जाम्पल हैं, और एक एग्जाम्पल ये भी जुड़ गया, आखिर क्लैरिफाई होना चाहिए, चीज़ों को वॉश आउट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्पष्टता, सफाई होनी चाहिए, किस स्तर पर? संक्षेप में।
देखिए, मुझे लगता है कि इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। शराब ठेकेदार, दरअसल पुलिस का संरक्षण किसी भी शराब ठेकेदार के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर पुलिस का कोई अधिकारी, लोकल एसएचओ, अगर पुलिस के आला अधिकारी अगर मंथली नहीं लेते, और ऐसा नहीं है कि मंथली की व्यवस्था कोई रोहतक में अकेले हो, पूरे हरियाणा प्रदेश में यह व्यवस्था देखने को मिलती है और दशकों से यह व्यवस्था है। क्योंकि पुलिस का अगर संरक्षण शराब ठेकेदार को नहीं मिले तो यकीनन वो शराब ठेकेदार घाटे में चले जाएगा। अवैध शराब की जो बिक्री है वो उस इलाके में बढ़ जाएगी, और जिससे जो सरकार को जो टैक्स के तौर पर अमाउंट देना है शराब ठेकेदार को, वो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो नुकसान में जाएगा ही। पुलिस का संरक्षण बेहद जरूरी होता है शराब ठेकेदार को, और इसी संरक्षण को हासिल करने के लिए पुलिस के एसएचओ से लेकर, मुंशी से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों तक एक पेमेंट की पूरी व्यवस्था शराब ठेकेदार अपनी तरफ से ऑफर करता है, क्योंकि बिजनेस के लिए बेहद जरूरी रहता है। तो ऐसे में यहाँ मुझे इस बात पर भी शक है कि 2.5 लाख रुपए की मांग की गई और देने से वो इनकार कर रहे थे, दबाव बढ़ाया गया, जबकि इस तरह के दबाव बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। वो बिजनेस यकीनन घाटे में चला जाएगा अगर पुलिस उसे संरक्षण नहीं दे तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुसाइड का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बरकरार है, क्योंकि कई ऐसे पूर्ववर्ती एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी को उजागर करते हैं, दर्शाते हैं। ऐसे में सफाई हो, क्लैरिफाई हो चीज़ें और निष्पक्ष जांच हो, जिससे कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिल सके। जब वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के साथ इस तरह की घटना होगी तो आम आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ।